नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 6 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के लिए उन रुझानों के जरिए गुड न्यूज भी सामने आ रही है। उपचुनाव में 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि उड़ीसा में भी वो आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश की गोला सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट यहां पर आगे हैं, शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं। यहां 24वें राउंड में बीजेपी 29,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। वहीं बिहार के गोपालगंज की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। गोपालगंज में 18वें राउंड की काउंटिंग जारी है। बीजेपी 2,489 वोटों से आगे है और हरियाणा के आदमपुर में बीजेपी ने 10,000 वोट की लीड बना रखी है। उड़ीसा की धामनगर सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है। धामनगर सीट पर बीजेपी 3,261 वोटों से आगे चल रही है। ये अब तक का पूरा अपडेट उपचुनावों की काउंटिंग, क्योंकि लगातार सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और 12 बज चुके हैं और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी को बढ़त मिल रही है। इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उड़ीसा उपचुनाव में चौंकाने वाले रुझान साममने आए हैं। उड़ीसा उपचुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो अब तक 18,181 वोट उन्हें मिले हैं। बीजेपी कैंडिडेट को अब तक 14,920 वोट मिले हैं। तो ये वोटों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। खासकर उड़ीसा के लिहाज से अगर बात की जाए तो धामनगर उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार को अब तक जो वोट मिले हैं उसकी संख्या है 18,181। वहीं बीजेडी के कैंडिडेट को 14,920 वोट मिले हैं। हालांकि बीजेडी की सरकार उड़ीसा में है और ऐसे में यहां पर धामनगर सीट पर हुए उपचुनावों में बीजेपी को लीड मिलना बड़े अच्छे संकेत के रूप में देखा जा रहा है। 18,181 वोट मिले हैं बीजेपी के कैंडिडेट को और इन्हीं वोटों के मार्जिन से आगे भी चल रही है बीजेपी उड़ीसा की धामनगर सीट में। वहीं बीजेडी कैंडिडेट की बात की जाए तो 14,920 वोट मिले हैं। और हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की भी एक सीट पर उपचुनाव हुए और पटना से नीतीश चंद्र हमारे साथ हैं। बिहार की बात की जाए तो 2 सीटों पर यहां पर भी उपचुनाव हुए हैं। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, पुनीत, सुरेखा, दिनेश मौर्य अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहां पर इस वक्त चुनाव चल रहे हैं। सबसे पहले रुचि का रुख करते हैं। रुचि, अगर बात उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की जाए तो यहां पर भी बीजेपी ने लीड बना रखी है, आगे चल रही है। कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और फिलहाल कितने वोट्स मिल चुके हैं, क्या पूरा अपडेट है? देखिए, यहाँ 32 राउंड काउंटिंग होनी है और अभी तक जितनी काउंटिंग हुई है उसमें अमन गिरी पहले राउंड से बढ़त बढ़ाए हुए हैं। तो जैसा बीजेपी कह रही थी, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि फिर से कमल खिल गया है बीजेपी का। तो बीजेपी पूरी तरह से उसको भरोसा हो गया है कि गोला गोकर्णनाथ सीट जिसमें बीजेपी ने अभी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और वहां के जो विधायक थे अरविंद गिरी, उनका निधन हो गया था। उसके बाद उनके बेटे चुनाव मैदान में है कि फिर से वो ये सीट जीतने वाली है। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह का ट्वीट करके खुशी जाहिर की है। तो अब अगर पूरा आप वहाँ का समीकरण देखेंगी ज्योत्सना, तो करीब 4 लाख वहाँ पर वोटर है और उसमें से कुर्मी बाहुल सीट है, करीब 80,000 कुर्मी वहाँ पर है। फिर दलित है 75,000। अब दलित 75,000 है, लेकिन मायावती ने इस बाई इलेक्शन में अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। बीएसपी और कांग्रेस चुनाव मैदान से बाहर है, यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। लेकिन इस सीधे मुकाबले में हमने देखा कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस सीट पे लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए वहाँ प्रचार करने के लिए। जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक गए। बीजेपी के सरकार के कई मंत्री वहां प्रचार के लिए गए। प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई दिन वहां पर डेरा डाला। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो वहां प्रचार के लिए नहीं गए और इसका फायदा लगता है कि बीजेपी को इसका भी फायदा मिला कि उनके बड़े बड़े नेता आए। तो अमन गिरी को एक तो सिंपैथी वोट वहां मिल रहा है। उनके पिता वहां काफ़ी पॉपुलर नेता रहे हैं, 5 बार के वो विधायक थे। तो काफ़ी उनकी वहां इलाके में पैठ है, लोग उनको ज़्यादा मानते हैं। तो इस तरह से बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि ये सीट
वो फिर से जीतने वाली है ज्योत्सना। बिल्कुल उम्मीद है और कुछ ही वक्त का और इंतजार रह गया है जब नतीजे बिल्कुल सामने होंगे। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, 2 चुनावी सीटें मोकामा और गोपालगंज। मोकामा में जीत का बिगुल बज चुका है, खबर सामने आ चुकी है। वहीं गोपालगंज की बात करें तो बीजेपी यहां पर आगे चल रही है। एक बार वहां का भी पूरा समीकरण समझाइए और किस तरह से 2024 से पहले इस जीत को देखा जाए। देखिए, गोपालगंज की जो सीट है बीजेपी वहाँ लगातार जीतती रही है लंबे समय से, और वो इलाका जो है बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। और जब सुभाष सिंह जो कि मंत्री हुआ करते थे एनडीए सरकार में, उनका निधन हुआ, उसके बाद ये सीट खाली हो गई। बीजेपी के तमाम नेताओं ने वहाँ काफ़ी मेहनत भी की है, और ख़ास तौर से जो वहाँ का स्थानीय समीकरण है वो भी बीजेपी के पक्ष में जाता रहा है। और एक बात और उसमें नई जुड़ गई, वो ये कि जो वहाँ साधु यादव जो कि लालू यादव के साले हैं, उन्होंने अपनी पत्नी इंदिरा यादव को मैदान में उतार दिया, और इसके अलावा ओवैसी की पार्टी के भी एक उम्मीदवार मैदान में आ गए। यानी जो महागठबंधन का MOI समीकरण है उसका एक कह सकते हैं कि छोटा हिस्सा जरूर वो प्रभावित हुआ है। यदि 8 से 10 हज़ार वोट भी इन दोनों उम्मीदवारों ने काटे हैं तो वो निश्चित रूप से महागठबंधन के वोट माने जाने चाहिए, और यही वजह है कि यहाँ पर अभी बीजेपी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि महागठबंधन ने वैश्य उम्मीदवार को खड़ा किया चुनाव मैदान में। वैश्य उम्मीदवार को खड़ा करने के पीछे जो आरजेडी की कोशिश थी वो ये कि जो MOI का एक बेस वोट उनका माना जाता है उससे वो बाहर निकले, और जो वैश्य वोट जो कि मोटे तौर पर बीजेपी से जुड़ा हुआ है उसमें सेंधमारी की जाए। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कामयाबी यहाँ पर आरजेडी को भी मिली है। जो वैश्य उम्मीदवार थे आरजेडी के, उन्होंने वैश्य जाति का वोट जो है लिया है। हालांकि इस हद तक नहीं लिया कि उनको जीत मिल जाए, लेकिन निश्चित रूप से ये सारे समीकरण एक संकेत हैं, संदेश हैं कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे, फिर विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें जातीय समीकरणों को लेकर काफ़ी कुछ बदलाव दिखेगा। तो निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों की समीक्षा बीजेपी के साथ साथ एनडीए के घटक दल के साथ साथ महागठबंधन भी करेगा कि जो आने वाले समय में जब नीतीश लालू एक साथ हुए हैं तो फिर कैसे जातीय गठजोड़ के मुकाबले खड़ा हुआ जाए। एक बात और बताइए, गोपालगंज के लिहाज से, इस सीट के लिहाज से मैं ये प्रश्न पूछ रही हूँ। ये सीट बीजेपी की रही है और आपने भी सीट का इतिहास बताया, लेकिन जो दूसरे प्रत्याशी हैं वोटों का जो मार्जिन है वो कम हो गया है। अब ये जो कम हुआ वोटों का मार्जिन दोनों प्रत्याशियों के बीच में, हालांकि बीजेपी आगे चल रही है, उसे कैसे देखा जाए? और कहा जा रहा था इस सीट के चुनाव पर कि ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी उस नए नवेले गठबंधन की जो एक बार फिर से बना है बिहार में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये कहा जा रहा था कि ये उपचुनाव जो है एक तरह की परीक्षा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव जब एक साथ आए हैं तो इसका क्या कुछ असर होगा। क्या नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो भी महागठबंधन के साथ जुड़ गए हैं? क्या दोनों नेताओं ने गले मिलाया, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी नीचे हाथ मिलाया है या नहीं मिलाया है? तो इनकी परीक्षा निश्चित रूप से इस उपचुनाव में देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि यदि आप मोकामा को देखें या फिर गोपालगंज के नतीजे जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसको देखें तो उसमें इस बात के संकेत मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो समय बचे हुए हैं उसमें निश्चित रूप से ये दोनों जो घटक दल हैं एनडीए और महागठबंधन, इसको ध्यान में रखते हुए, जातीय गठजोड़ को ध्यान में रखते हुए नए नए घटक दलों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जब लालू नीतीश एक साथ आए हैं, महागठबंधन के जो तमाम दूसरे घटक दल हैं, फैक्टर क्या माना जाए, उसको कैसे हम समझें? देखिए, यदि आप मोकामा के संदर्भ में ये बात कह रही हैं तो वहाँ भी पिछली बार आरजेडी को जो बढ़त मिली थी, आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर अनंत सिंह को, वो करीब 35,000 की थी। इस बार ये घटकर 15-16 हज़ार पर हो गई है। तो निश्चित रूप से वहाँ बीजेपी ने जब अपना उम्मीदवार दिया है, इससे पहले बीजेपी के घटक दल के उम्मीदवार होते थे, या तो जेडीयू का, एलजेपी का, लेकिन जब बीजेपी का उम्मीदवार आया है तो ये फर्क जो है वो दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये भी देखना होगा कि क्या वहाँ नीतीश कुमार नहीं गए, उसका असर हुआ, जो जीत की मार्जिन पर उसका असर पड़ा। और यदि आप गोपालगंज के संदर्भ में इसको देखें तो गोपालगंज में भी निश्चित रूप से जो वैश्य उम्मीदवार को लेकर जो परीक्षा की है आरजेडी ने, उन्होंने अपने MOI से बाहर निकलकर जो उम्मीदवार दिया है, इसके भी फायदे कह सकते हैं महागठबंधन को मिले हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे तेजस्वी यादव लगातार ये कोशिश करते रहे कि A to Z की पार्टी बनाई जाए, MOI का जो एक ठप्पा लगा हुआ है उससे बाहर निकला जाए, और ये प्रयोग उन्होंने उपचुनाव में किया है। और यदि इसमें जो मार्जिन है बीजेपी का बहुत कम होता है तो निश्चित रूप से इस बात की परीक्षा इस चुनाव में होगी। देखिए, उपचुनाव में कई बार जो मार्जिन होते हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि
और जिन्हें कम हुआ है, लेकिन गोपालगंज में अभी भी बीजेपी आगे है। लेकिन बात करते हैं हम अंधेरी सीट की, जो मुंबई की है, जहां पर ऋतुजा लटके आगे हैं और ऋतुजा लटके को अब तक 37,469 वोट मिले। नोटा को 7,556 वोट मिले हैं। तो ऋतुजा लटके जो कि उद्धव शिवसेना की कैंडिडेट है और यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट ने विड्रॉ किया था, क्योंकि बीजेपी को अपील की गई थी कि वो अपना कैंडिडेट यहां से हटा ले, और जिसके बाद बीजेपी ने फैसला किया कि वो अपने कैंडिडेट को यहां से विड्रॉ करते हैं। तो एक तरह से वॉकओवर मिला है यहां पर ऋतुजा लटके को और उसका फायदा उनको नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी ने जो कैंपेन चलाया था, हम इसको लेकर बात करेंगे हमारे दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता से, कि बीजेपी का जो कैंपेन था कि यहां पर जो लोग नाराज थे अपने कैंडिडेट को हटाने से, उन्होंने कहा था हम नोटा को वोट देंगे। तो 7,556 वोट नोटा में गए हैं और जो एक 10,000 का आंकड़ा दिनेश थोड़ी देर पहले कोट कर रहे थे, उसके बेहद ही आसपास ये पहुंचा है। लेकिन ये जो वोटिंग हो रही है दिनेश, ये जो आपने नोटा का जिक्र किया था, अब ये देखिए बढ़ता जा रहा है और करीब करीब आपने जो फिगर बताया था 10,000 का, वहां तक पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर कैंपेन किया गया था नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा कि नोटा दबाए। मुर्जी पटेल को उम्मीदवारी नामांकन भले ही पीछे ले लिया गया हो, लेकिन जो बीजेपी के मतदाता है वो नोटा दबाए। तो ये कैंपेन जो है यहाँ पर असर दिखा रहा है। देखिए पिछला जो चुनाव हुआ था उस समय 1.5 लाख वोटिंग हुई थी, लेकिन नोटा कितने गिरे थे? 4,311। लेकिन यहाँ पर महज 86,000 कुछ प्लस वोट गिरे हैं, लेकिन उसमें भी 7,500 से ज़्यादा नोटा के वोट अब तक आ चुके हैं सामने 10 राउंड के बाद, और अब भी 9 राउंड्स बाकी है। तो ये जो आंकड़ा है ये शायद 10,000 को पार कर सकता है। तो एक बड़ी, एक तरह से हम कह सकते हैं, कामयाबी उस वर्ग की है जो यहाँ पर नोटा का कैंपेन चला रहा था। लेकिन साथ ही में एक और चीज़, इतना बड़ा वॉकआउट होने के बावजूद भी शिवसेना, जिसे इसी सीट पर उनके जो उम्मीदवार थे पहले, उन्हें 62,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन अब तक जो नतीजे आए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं 10 राउंड के बाद, तो वो आंकड़ा भी क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना छू पाएगी या नहीं, ये अब तक साफ नहीं है। साथ ही में एक बड़ा मुद्दा जो हम लगातार उठा रहे थे कि कांग्रेस के जो वोट्स है, क्या वो ट्रांसफर होंगे या नहीं, ये अब तक के जो रुझान है उसको देखकर तो यही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के वोट ट्रांसफर होने की जो उम्मीद उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगा कर रखी हुई थी, उतना नहीं हुआ है। तो एक बड़ा झटका, एक जीत जरूर हुई है। उनका काडर जो यहाँ पर काम कर रहा था उनमें जरूर उत्साह आएगा, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर उन्हें वोट मिलने चाहिए थे वैसा होता नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर नोटा का गिरना वो ये भी बताता है कि यहाँ पर जो जनता नाराज है वो यहाँ पर जिस उम्मीदवार को शिवसेना की तरफ से खड़ा किया गया है उसके समर्थन में नहीं। चलिए दिनेश बने रहिए आप, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ये खबर तेलंगाना से है, क्योंकि यहाँ पर भी उपचुनाव हुआ था और वोटिंग के बाद आज काउंटिंग हो रही है और टक्कर कांटे की देखने को मिल रही है बीजेपी और टीआरएस के बीच। टीआरएस कैंडिडेट 714 वोटों से आगे चल रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुरेखा के पास चलते हैं। सुरेखा, अगर यहाँ के सीट पर बात की जाए तो 714 वोटों का जो अंतर देखने को मिल रहा है टीआरएस और बीजेपी के बीच, वो बहुत ज्यादा नहीं है। यानी कि अगर 1 राउंड 2 राउंड की काउंटिंग और हुई, हो सकता है बीजेपी आगे निकल जाए। जी हाँ, बिल्कुल कड़ी एक तरीके से कह सकते हैं टक्कर है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा इस वक्त यही है कि जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उनकी तरफ से काफ़ी विलंब हो रहा है और राउंड दर राउंड जो डिक्लेरेशन दिया जाता है कि कौन जीता कौन आगे है, इसकी कोई डिटेलिंग नहीं दी गई है, जिसके चलते बीजेपी की तरफ से जो है उन्होंने इस बात का मुद्दा उठाया कि आखिरकार ऐसा विलंब क्यों हो रहा है। और उसको लेकर भी इस वक्त में हम देख सकते हैं कि मीडिया के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिरकार इतना विलंब क्यों हो रहा है और अधिकारी क्यों नहीं जो है समय पर क्या रिजल्ट है वो क्यों नहीं बता रहे हैं। और इस वक्त हमसे बात करने के लिए लक्ष्मण जी हैं जो राज्यसभा के सांसद हैं। लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या यहाँ पर विवाद हो रहा है? आपको लगता है कि एक सीट है उपचुनाव का, लेकिन इतनी ज़्यादा टीआरएस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, इतनी बड़ी कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है और यहाँ तक कि जब नतीजे आ रहे हैं उस वक्त भी? सुरेखा जी, मैं 4 दशकों से राजनीति में हूँ। ऐसा उपचुनाव मैं देश भर में कहीं देखा नहीं। कई प्रांतों में भी उपचुनाव हो रहा है, आज वोटों का गिनती भी हो रहा है। शुरुआत से लेकर आज सत्ताधारी टीआरएस पार्टी कितने साजिश किया गया ये चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि आज केसीआर ने लोग जो बदलाव चाह रहे हैं, तबाह हो गए परिवारवाद और भ्रष्टाचार सरकार, और लोगों के अंदर आक्रोश जो दिन ब दिन बढ़ जा रहा है,
इस बीच में जो उपचुनाव हुए सभी जगह बीजेपी जीत के आ रही है। जीएचएम से हैदराबाद के अंदर भी काफ़ी सीटों में भारतीय जनता पार्टी उभर के आई है। और ये कांग्रेस जो विधायक जो इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल होकर जब चुनाव हो रहे तभी से लेकर 1 महीना लगातार सभी मंत्रिमंडल यहाँ प्रदेश के एक एक गांव में जो उनको जिम्मेदारी दिया गया, आपको ये वोटों की गिनती में आज जानकारी हो रहा। जहाँ मंत्री थे, चाहे मल्ला रेड्डी हो, प्रशांत रेड्डी हो, चाहे हमारे प्रत्याशी टीआरएस का उनके गांव में भी, और श्रीनिवास गौड़ मंत्री, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी हमारे उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ही उस गांव में जीत हासिल किया। तो सबूत होता है कि कितने करोड़ों रुपए खर्चा करने के बावजूद भी शराब तो ऐसा नदी के जैसा बह दिया। और खुद ये मंत्रियां गांव के सभी लोगों से बिठाकर किस तरह दारू पिलाया गए, वो सोशल मीडिया का माध्यम से पूरा दुनिया देख सकी है। इतने करने के बावजूद भी ये लोग जहाँ जिम्मेदारी थी मंत्री गांव में, वहाँ बीजेपी के उम्मीदवार और बीजेपी आज वहाँ जीत हासिल की है। आज कहा कि 84 जो विधायक है वो मौजूद रहे गांव भर में, हर गांव में, और यहाँ तक कि 16 मंत्री जो है राज्य के वो भी मौजूद थे गांव-गांव में, और इतना प्रचार उनकी तरफ से किया गया है। क्यों इतनी प्राथमिकता दे रही है टीआरएस इस एक उपचुनाव को लेकर? क्या उनके लिए जीत ये काफ़ी ज़रूरी है? क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं अगले साल, तो आम चुनाव से पहले ये जीत कितनी अहम होगी किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो आपके लिए हो या टीआरएस? सुरेखा जी, देश भर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार किस तरह विकास और गरीब के कल्याणकारी योजना लोगों में आज लगभग 18 रोज़ों में आज जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी, और केंद्र में दोबारा मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने। उसी माध्यम से तेलंगाना अलग नहीं है, तेलंगाना अतीत नहीं है। तेलंगाना के समाज भी मोदी के ओर देख रहे हैं और दिन ब दिन बीजेपी बढ़ती जा रही है तेलंगाना के अंदर। ये टीआरएस को ये पता चल गया आने वाले चुनाव में, आने वाले दिनों में ये बीजेपी सरकार बनने वाली, मोदी जी के नेतृत्व में लोग चाह रहे हैं कि तेलंगाना में डबल इंजन सरकार। इसीलिए ये उपचुनाव को इतना महत्व देकर ये हमारे सत्ताधार पक्ष जो टीआरएस पार्टी 100 करोड़ खर्च किया गया और लगभग 86 विधायकों को 14 मंत्रियां, एमपी और जितने भी प्रजाप्रतिनिधि पूरे उसके चुनाव में जुड़े हुए, ताकि पता चला कि ये जीतना जरूरी है, वरना ये भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में कब्जा जरूर करेंगे। ये लोगों का दिल जीत लिया भारतीय जनता पार्टी। आखिरी में संक्षेप में जानना चाहेंगे, बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना कितना अहम हो सकता है, और अभी भी आप किस उम्मीद से इस चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, कितनी उम्मीद है आपको? सुरेखा जी, नैतिक ओर से बीजेपी तो जीत हासिल हो गई। हम पिछले चुनाव में लगभग हमारा 10-15 हज़ार वोट भी नहीं पाए। इस बार टीआरएस सत्ताधारी पक्ष के साथ आज जो हम लड़ाई चल रहा है, जो कांग्रेस पार्टी जो जीती है वो तो अभी 3rd प्लेस में गई है। कांग्रेस का तो नाम और निशान खत्म हो गया है, ना दिल्ली में है या गली में है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर लोगों को गुमराह करने के कितना भी प्रयास किया, लोगों तो कांग्रेस जोड़ा का यात्रा चला रहे तेलंगाना में, पूरा देश के अंदर भी। ये कांग्रेस राहुल गांधी का जोड़ो यात्रा नहीं, टीआरएस और कांग्रेस का जोड़ो यात्रा चल रहा तेलंगाना में। ये मिली जुली कांग्रेस टीआरएस बीजेपी को हराने के लिए सब एकजुट हो गए। फिर भी आज भारतीय जनता पार्टी आज जीतने का उम्मीद, मैं इसीलिए आज भी विश्वास जनाता हूँ कि पहली 3 राउंड के अंदर बीजेपी का आधिक्य था। क्यों ये हमारा इलेक्शन कमीशन यहाँ के क्यों वेबसाइट में तुरंत नहीं बताया गया है, पूरा देश भर में बताया, फिर यहाँ तो इतना सिर्फ हमारे सीएम के आदेश अनुसार ही यहाँ पे इलेक्शन कमीशन काम करे, ये लोगों को जानकारी हो गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।